हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण शिक्षण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है प्लास्टिक, सीसा, पॉलीथीन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं जैव अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं सीसा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वे आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो वे जैव अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। तो दोस्तों, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन है किरण बेदी, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वह है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है चिपको आंदोलन के प्रणेता? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया था। यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आप सभी को यह प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सबसे जरूरी चीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न अगला हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो वह शुरू हुआ था तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और टाइगर की संख्या को बढ़ाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.65%। कितना दोस्तों? 0.65% समुद्र का जल पीने योग्य है। ठीक है, और लिखा है दोस्तों, समुद्र के जल की मात्रा 0.6% जल ही पीने के योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लवणीय है सभी जल, इसलिए पीने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है, BOD5 का क्या है? दोस्तों, BOD5 क्या है? दोस्तों, BOD5 का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। तो आप देख के बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो BOD5 का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है, तो आप इसको हो सके तो कहीं लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, BOD का यही अर्थ है। ठीक है, BOD5 का यही अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो वह होता है दोस्तों
इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सा होता है दोस्तों? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लिखा है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप ये किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त किरण जैसा व्यवहार करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है, लंदन धूम्र पाया जाता है। दोस्तों लंदन धूम्र कब पाया जाता है, किस मौसम में? तो वह पाया जाता है दोस्तों लंदन धूम्र शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम्र कब पाया जाता है दोस्तों? शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र पाया जाता है, ठीक है। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप में लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो कम से कम परीक्षा में अपने 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और आर्कटिक के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है। तो वह क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर, ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और आर्कटिक के ऊपर छाया रहता है क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों ध्रुवीय बवंडर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबलन पवन धारा को जेट स्ट्रीम ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर उठता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 130 नंबर प्रश्न है हमारा। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 ईस्वी को घटित हुई थी। यह घटना पेस्टिमाइड कंपनी में, दोस्तों कौन सी कंपनी थी? पेस्टिसाइड कंपनी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस होती है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों बहुत ही विषैली गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है दोस्तों? लिखा है श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। ऑप्शन है एस्बेस्टस से, टेक्सटाइल से, पेपर से या सिलिका से। तो दोस्तों श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? तो वह होता है दोस्तों टेक्सटाइल से। किससे होता है श्वेत फेफड़ा दोस्तों? टेक्सटाइल से होता है श्वेत फेफड़ा। टेक्सटाइल कंपनियों में दोस्तों काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं। इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं, ठीक है। जो मजदूर टेक्सटाइल कंपनियों में काम करते हैं उनको ये अधिकतर बीमारी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CO, ठीक है। CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO में ऑक्सीजन O2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रश्न है 133 नंबर हमारा, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई
ऑप्शन है 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को या 8 अगस्त 1945 को। तो दोस्तों इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो वह हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। कब हुआ था दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को इतिहास में पहली दुर्घटना हुई थी। तो दोस्तों इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तभी पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1984 में। ठीक है, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ठीक है, ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण बढ़ाने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए वर्ष 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का आदेश दिया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। बी ऑप्शन सही होगा 1994। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। लिखा है, शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। तो दोस्तों शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह स्थित है केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल हॉट स्पॉट है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के द्वारा कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपरोक्त सभी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कणकीय प्रदूषण समाप्त करने के लिए ग्रेविटी स्टेलिंग चेम्बर, साइक्लो कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रैम्बर आदि मशीनों का विकास किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिखा है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। ऑप्शन है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग या बी और सी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों यानी कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड नियम 2001 निर्देश करता है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण या किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। ऑप्शन है श्वेत डाटा बुक, नील डाटा बुक, रेड डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने रेड डाटा बुक तैयार किया। कैसा बुक तैयार किया है दोस्तों? IUCN ने रेड डाटा बुक तैयार किया है। ठीक है, पौधे एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN, जिसका पूर्ण रूप है दोस्तों, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक 1964 से प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? रेड डाटा बुक 1964 ईस्वी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। आप आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सबसे जरूरी चीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है हमारा, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था
दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर या जोधपुर के राजा। तो दोस्तों बिश्नोई समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था दोस्तों गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। गुरु जम्बेश्वर के द्वारा बिश्नोई समाज स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्भोजी द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? राजस्थान में 15वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CO। किसके कारण दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ठीक है, लिखा है दोस्तों, पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधों के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधों की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं। इससे पौधों का विकास भी बाधित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। दोस्तों पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ अंश का कारण क्या बनता है? ऑप्शन देखते हैं, कैंसर, आंख से पानी आना, DNA विखंडन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर पानी में पाए जाने वाले रेडियो धर्मिता का पदार्थ अंश अधिक होगा तो दोस्तों उससे कैंसर भी होगा, DNA विखंडन भी होगा और आंख से पानी भी गिरेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। दोस्तों महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो इस प्रश्न का A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों, वैश्विक उष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेश में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम कब पहचाना गया था? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो वह पहचाना गया था दोस्तों जीन बैप्टिस्टे फूरियर। ठीक है, जीन बैप्टिस्टे फूरियर। पढ़ते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जॉन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया। किसके द्वारा पहचाना गया था दोस्तों? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा पहचाना गया था। वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन एवं CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आते हैं। इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का B ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें ये सभी। तो दोस्तों ये सभी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन से गैस दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC और मीथेन, ये सभी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस प्रश्न का D ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? तो वह है दोस्तों 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? 100 है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या। तो इस प्रश्न का A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है पहला नंबर, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ठीक है, पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1 2 4 सत्य है एवं 3 गलत है। तो दोस्तों 1 2 4 सत्य है एवं 3 गलत है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, 1 2 4 ये सही है और 3 गलत है। पढ़ते हैं फिर से दोस्तों। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सही है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक नहीं है। और चौथा है दोस्तों, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 4 सत्य है एवं 3 गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, तो हमारा 11वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह संबंध है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन से। किससे दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन से 11वीं सूची का संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, कितने विषय प्रदान किए थे दोस्तों? 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, लिखा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 दोस्तों सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तया जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं, घाघरा, यमुना, गोमती, सतलज। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। सतलज नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और सतलज कहाँ है दोस्तों? पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सतलज पंजाब की नदी है। ठीक है, और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लिखा है भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली या पूर्वी घाट। तो दोस्तों भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो है दोस्तों अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। दोस्तों भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर, दोस्तों गुजरात के पालन नामक जगह से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आप पूरा देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे।
और वीडियो पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।